गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमने पिछले लेक्चर में मोलालिटी पढ़ लिया था और अब हम आगे के कंसंट्रेशन टर्म्स देखने जा रहे हैं। तो हमारा जो अगला कंसंट्रेशन का टर्म होगा वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं। तो हम लोग का क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लाइन इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या होगा मेरे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ क्या बोलो सॉल्यूशन। अब जैसा कि डेफिनेशन है, फटाफट हम फार्मूला लिख सकते हैं। यानी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर इसी को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ग्राम में WA, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बोलो V। बट आपको पता होगा कि V किस में था, CC या ml में, क्योंकि सिंबल में हम सारे सिंबल CGS में ही कंसीडर किए थे। तो इस B को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा, और 1000 से डिवाइड करने का मतलब ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना। यहां पर ये एक फार्मूला हो गया। अच्छा, अब आप ये चाह रहे हो यदि आप कंसंट्रेशन टर्म किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाई वॉल्यूम दिया है तो आप कैसे निकालोगे। तो डायरेक्ट हम लोग उसको कैसे कह सकते हैं, x डैश इंटू 10। अब ये फार्मूला सीधा सीधा याद करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। यानी अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई V दिया है तो क्या कर दोगे, x डैश इंटू 10। लेकिन अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेट बाई वेट दिया है और सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दी गई, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा बोलो, x इंटू D इंटू 10। अब ये एक बार सिंबल को समझ लीजिएगा। मैंने x को क्या कहा था, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाई वेट, और D क्या था, डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी या ग्राम पर ml, या इसी को हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला था, इंटू 10। अब कहोगे सर ये फार्मूला आया कहाँ से, तो मैं फटाफट इन फार्मूलों के, ये तो आप समझ गए होगे कहाँ से आ गया, सीधा सीधा डेफिनेशन ही है। ये कहाँ से आया ये आप समझ जाओगे अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम या वेट बाई वेट आता है और आपको ये डेफिनेशन आती है। तो आइए इसका प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर इस फार्मूले का प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, प्रूफ ऑफ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू x डैश इंटू 10। ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप देख लीजिए, कंसीडर ये सॉल्यूशन इज
एक्स डैश परसेंट डब्ल्यू बाई बी। तो आप इसका मतलब क्या समझते हो? दिस इंप्लाइज 100 ml of solution, 100 ml of solution contain x dash gram of solute. Is it clear? यहां पे आप और क्या बोल सकते हो? दिस इंप्लाइज 1 ml of solution contain x dash by 100 gram of solute. अब यहां पर आपको 1 लीटर में कितना ग्राम है वो निकालना है। तो 1 लीटर का मतलब कितना हुआ? ml में 1000 ml, यानी 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? x डैश इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब आप देख लो यहां पर ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, तो फार्मूला आ गया ना आपका ये। यानी यहां पर फार्मूला आप लिख सकते हो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू क्या बोलो 10। इज इट क्लियर और नॉट? अब हम इस फार्मूले को देख सकते हैं। यहां पर इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन x इंटू डी इंटू 10। अब यहां पर ऐसे ही देख लो जैसे उसको किया था। कंसीडर ये सॉल्यूशन इज x% W by W and density बोलो D ग्राम पर cc, D ग्राम पर cc। तो अब आप यहां क्या कहोगे? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contain x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। यही तो हुआ ना इसका मतलब। अच्छा, अब अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी डी है तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ? यानी 100 बाई डी बोल सकते हो। ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। भाई सॉल्यूट का तो अमाउंट उतना ही होगा ना, चाहे आप ये कहें कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है या 100 बाई डी ml ऑफ सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है, दोनों बात एक ही हुई। यहां पे हम अगर 1 ml में कहें तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन क्या हो जाएगा? दैट इज x बाई 100 और ऊपर क्या जाएगा बोलो d ग्राम ऑफ सॉल्यूट, d ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा? बहुत आसान है। यहां पर 1 लीटर का मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन x इंटू डी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, यानी यहां पर ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। और यहां पर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करो, 100 से 100 कट गया, डबल जीरो कट गया, तो हमारा क्या आएगा? ये फॉर्मूला यहां पे आप देख सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू क्या बोलो 10। तो इन फार्मूलों को आपको याद रखना, फार्मूलों को भी याद रखना है और आपको यह भी समझना है कि यहां पर ये फार्मूले आए कैसे, ताकि मान लो
आपको फार्मूला ना याद हो और ऐसे सवाल आ जाए तो आप लोग कर सकते हो। तो आइए फटाफट हम इन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इन सवालों को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ 0.1435% W/V एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3। तो आप सभी को मालूम है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का फार्मूला। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का फार्मूला क्या बताया था? फार्मूला लगाओगे ये x डैश इंटू 10, बस 1 सेकेंड की प्रॉब्लम है। यहाँ वैल्यू पुट करोगे इंटू क्या बोलो 10, और यहाँ क्या आ जाएगा 1.435, और यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम पर लीटर। इज इट क्लियर आर नॉट? दूसरा देखिए, यहाँ पर परसेंटेज W/W दिया है और क्या दिया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। पूरा सवाल पढ़िए। व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ 40% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.02। तो यहाँ पर फार्मूला आपको याद होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या बताया था? x इंटू डी इंटू क्या बोलो 10 बोलो, और यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दो, बोलो 40 इंटू 0.02 इंटू 10, और जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 8 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। बस आपको फार्मूलों को ध्यान रखना है और ये देखना है कि यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ कौन सा दिया हुआ है, W/V दिया है या W/W दिया है। जब W/V देगा तो यहाँ पर क्या होगा? x डैश इंटू 10 होगा, और जब W/W होगा तो फार्मूला क्या होगा? x इंटू डी इंटू 10। बोलो, जहाँ डी क्या है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर CCR, ग्राम पर ml। और अगर यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो हमने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया था शॉर्ट में कि यहाँ पर उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वही सोल्यूशन की डेंसिटी होती है किसमें? ग्राम पर cc। अब आइए, एक बेसिक सा फार्मूला है, ये सवाल है, ये देख लेते हैं। इसको भी फटाफट देख लो। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालना है, यानी स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। यानी ग्राम पर लीटर में जो कंसंट्रेशन आएगा वो स्ट्रेंथ ही तो होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, दैट इज WA/V इंटू क्या बोलो 100, और WA कितना है? 0.4, सर ये 1000 है, इंटू क्या होगा बोलो 1000, डिवाइडेड बाई कितना बोलो 800। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, और यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर मान लो ये फार्मूला नहीं याद है तो आपको बेसिक डेफिनेशन तो परसेंटेज स्ट्रेंथ की आती है ना, बेसिक डेफिनेशन तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की आती है ना। तो अगर मान लो इस फार्मूले को तुम भूल गए हो तो इसी सवाल को कैसे करोगे? मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपका दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए सेकेंड मेथड भाई बहुत आसान है। यहाँ पर आप क्या कहोगे? इस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 0.1435%, बोलो W/V का मतलब हुआ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन contain 0.1435 ग्राम एब्सोल्यूट। सिंपल। तो 1 ml में कितना होगा? 1 ml ऑफ सॉल्यूशन contain 0.1435 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम एब्सोल्यूट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा? यानी 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन क्या हो जाएगा? 0.1435 डिवाइडेड बाई 100, बोलो 1000, बोलो ग्राम ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? और इसी को क्या कह दोगे? 1.435 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, बोलो ग्राम ऑफ सॉल्यूट।
यानी 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम हो जाएगा, 1.435 ग्राम हो जाएगा। अब इसको भी आप उसी तरीके से ट्राई करिए जैसे हमने उसको किया। तो फार्मूले से भी करिए और बिना फार्मूले के भी करिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगले कंसंट्रेशन की तरफ चलिए बच्चों। अब हम लोग अगला कंसंट्रेशन का टर्म देख लेते हैं, मोलैरिटी। हमने मोलैरिटी बताई थी, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मोलैरिटी में मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर भी लगभग वही होगा पर थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना वहां क्या था, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट था और यहां क्या है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए फटाफट डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved, number of mole of solute dissolved in per liter of solution। पर क्या बोलो, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई थिंक समझ पा रहे हो। अब फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं फटाफट इसी डेफिनेशन के आधार पर। यानी मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब यहां पर आपको ये डेफिनेशन याद है तो ये फार्मूला याद है। अब यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में कर सको। लेकिन आप जरा सा ध्यान दोगे ना तो इन किसी भी फार्मूलों को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, देखिए बहुत आसान। अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो क्या होता था बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहां जो हम बी ले रहे हैं वो किस में हमने माना था सिंबल में, CCIML में। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे यानी यहां पर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर बच्चों चाहते हो कि अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय, बोले यहां पर स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर दिया हो, क्या दिया हो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, और आपसे कह रहा हो कि मोलैरिटी निकालो, तो आप जरा पिछला देखो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बता चुका हूं। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जरा टर्म देखिएगा, इसी को तो आप स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर कहते थे ना। तो अगर स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर सोल्यूशन का दिया है तो आप क्या कह सकते हो, यहां पर स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बोलो, MA। अब यहां पर अगर आपने स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर निकाल लिया तो अगला भी फार्मूला लिख सकते हो। मैंने परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का क्या रिलेशन बताया था, याद करिए बोलो। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर क्या था, x डैश इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या बोलो, MA। और अगर आप लोगों को परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई W दिया है तो W बाई W का फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो, W बाई W का क्या फार्मूला हो जाएगा। यहां पे आप ध्यान दें बोलो, x इंटू डी इंटू क्या बोलो 10, ये तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो, MA। तो यहां पर कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ रहा, बस आप थोड़ा सा चीजों को समझ करके चलोगे ना तो फार्मूले भी याद हो जाएंगे और सवाल भी आसानी से हो जाएंगे। तो यहां पर आपसे मैं कहूंगा कि ये वाली डेफिनेशन है और ये चीज याद रखना, तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। लेकिन मैं जेई मेंस और नीट वालों के लिए कहूंगा कि आप पूरे फार्मूलों को दिमाग में रखोगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप उसी तरीके से चीजों को कर लो।
यहां पर आप ध्यान देना, एक छोटा सा नोट मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये आप फिर से देख लीजिए। मैं मोलरिटी का सिंबल क्या लिखता हूं? कैपिटल M, ध्यान रखना। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर M लिखा है केवल, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? 1 मोलर सोल्यूशन। क्या पढ़ोगे मेरे बच्चों? 1 मोलर सोल्यूशन। और इसकी मोलरिटी कितनी होगी? यहां पर मोलरिटी कितनी होगी? ध्यान रखना, बोलो 1। यहां पर अगर हमने m/2 लिखा हुआ, अगर m/2 लिखा तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे सेमी मोलर सोल्यूशन। और मोलरिटी कितना हो जाएगा? बोलो 0.2, सॉरी 0.5। मोलरिटी कितना हो जाएगा? 0.5। और अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ कैपिटल M/5, तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा? 20 मोलर सोल्यूशन। और मोलरिटी कितना हो जाएगा? बोलो 0.2। अगर यहां पर लिखा हुआ है बोलो यहां पर सॉरी 5m लिखा हुआ है, तो 5m का मतलब क्या हुआ? बोलो इसको क्या पढ़ोगे? पेंटा मोलर सोल्यूशन। और मोलरिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो 5। अगर यहां पे लिखा हुआ है m/10, तो m/10 को क्या पढ़ोगे? बताया था आपको, बोलो डेसी मोलर सोल्यूशन। और मोलरिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1। अगर आपका लिखा हुआ है m/100, तो m/100 को क्या पढ़ोगे? सेंटी मोलर सोल्यूशन। एंड मोलरिटी इज इक्वल टू कितना? 0.01। ऐसे ही लास्ट में अगर लिखा हुआ m/1000, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? यहां पर मिली मोलर सोल्यूशन एंड मोलरिटी इज इक्वल टू कितना? 0.01, 0.001। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, बहुत आसान है। आपने मोलरिटी वाला याद किया होगा तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। अब आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, यहां पर ये 5 सवाल लिखे हुए हैं। देखिए यहां आपको मैं बता दूं, ये पांचों क्वेश्चन एक ही फार्मूले पर बेस्ड है। तो यहां पर फटाफट इन सवालों को पढ़ते हैं और फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर को निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देख लो आप इधर। 4 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in 1250 ml of the aqueous solution, then calculate the molarity of the solution। क्या क्या दिया है? W ये दिया है, यहां पर NaOH दिया है, यानी सॉल्यूट का नाम मालूम है तो सॉल्यूट का मोलर मास आप निकाल लोगे। क्या दिया है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। तो अब आप सीधा फार्मूला हमारा ये वाला यूज कर लोगे। क्या फार्मूला बताया था? मोलारिटी इज इक्वल टू WA/MA इंटू B इंटू 1000। बस वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर कितना दिया है? बोलो 4, यहाँ पर 1000। अब यहाँ ध्यान रखना कि मोलर मास आप सॉल्यूट नहीं दिया, लेकिन सॉल्यूट का नाम दिया है, तो आप सभी जानते हो इसका मोलर मास कितना होता है। मोलर मास इधर लिख देते हैं। मोलर मास ऑफ NaOH क्या होगा? जानते ही हो, 23 + 16 प्लस क्या बोलो 1, ये कितना आ जाएगा? बोलो 40 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू ही पुट करना है, दैट इज 40 हो जाएगा। ये 40 और यहाँ पर क्या होगा? 1250। ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है CCIML। तो अब आप देखिए ये चीज़ यहाँ से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.08 कैपिटल M
देखो बच्चों, यही क्वेश्चन हमने मोलालिटी में भी दिया था, लेकिन ध्यान रखना कि वहां पर हमने ml एक्वस सोल्यूशन नहीं दिया था, बल्कि 1250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया था। यहाँ हम सिर्फ फार्मूलों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। What weight of Na2CO3 is dissolved in 200 ml of the aqueous solution so that the solution become, क्या बोलो, डेसीमोलर। अब यहाँ यही फार्मूला लगेगा। मैं बार बार फार्मूला लिखता हूं, आप भी लिखिए, ताकि फार्मूले को लिखने से क्या होगा, फार्मूला याद हो जाएगा। यहाँ पे WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, क्या बोलो, MA इंटू B। अब यहाँ पे वैल्यू बहुत ध्यान से रखना, क्या निकालना, What weight of Na2CO3 यानी WA निकालना, is to be dissolved in 200 ml यानी V दिया हुआ है, एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर है, so that the solution will become डेसीमोलर। ये ध्यान रखना, कह रहा है कि सोल्यूशन क्या हो जा रहा है, डेसीमोलर हो जा रहा है। तो सोल्यूशन की डेसीमोलर का मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन की मोलरिटी दिया गया, कितना मोलरिटी हो जाएगा, अभी बताया था 0.1। तो यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 0.1, ये WA निकालना है, ये हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर Na2CO3 है, तो Na2CO3 का मोलर मास निकाल लोगे, बोलो मोलर मास आप Na2CO3, ये कितना हो जाएगा, सभी को पता है, 2 इंटू कितना बोलो, 23 सोडियम का होता है, कार्बन का कितना होता है बोलो, 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 48। तो इसी को जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बोलो कितना, 106। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है आपको, बस ये 106 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, 200 ml। यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया है, 200 ml। तो जब आप इसी को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, WA 2.12 ग्राम। अब इसी सवाल को ना अलग अलग तरीके से टेढ़ा मेढ़ा लैंग्वेज करके आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया। आइए हम इस सवाल पर आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना। इन व्हाट वॉल्यूम ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन 1.26 gram of the oxalic acid is to be dissolved so that the solution become, क्या बोलो, पेंटीमोलर। यानी यहां पर हमें क्या पूछ रहा है, ये वाला चीज दिया है, W ये दिया है बोलो, और यहां पर वॉल्यूम पूछ रहा है, और ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है, तो आपको ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास निकालना, बस यहीं पर मामला फंस जाएगा। देखिए यहां आप देखिए कि ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है। अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड कहता हूं तो ऑक्सैलिक एसिड क्या कहते हो आप लोग, H2C2O4। अब यहां पर ये वाला ऑक्सैलिक एसिड है, ये कौन सा ऑक्सैलिक एसिड है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, ये है एनहाइड्रस। कौन सा है, एनहाइड्रस। और हमने एक और चीज बताई थी आपको, H2C2O4, यहां पर डॉट 2H2, तो ये क्या होगा बोलो, हाइड्रेटेड फॉर्म है ऑक्सैलिक एसिड का। कौन सा फॉर्म है, हाइड्रेटेड फॉर्म। याद करिए हमने 11th क्लास में इसको बहुत अच्छे से सिखाया था। ये एनहाइड्रस है और ये हाइड्रेटेड है। अब इस क्वेश्चन में ये भी न क्लियर है, ये क्लियर नहीं है ये हाइड्रेटेड है या एनहाइड्रस है। तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्वस सोल्यूशन। तो हमने आपको बताया था कि एक्वस मीडियम में जब भी ऑक्सैलिक एसिड लोगे तो एक्वस सोल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड हमेशा क्या होता है बोलो, हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखना, इसका तो मोलर मास आप जानते हो, ये प्योर ऑक्सैलिक एसिड का एनहाइड्रस का कितना होता है बोलो, मोलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, आप कर लेना। और जब यहाँ पर हम वाटर का जोड़ेंगे 36, तो यहाँ पर मोलर मास कितना लेना है बोलो, 126। तो यहाँ पर लोग यही गलती कर जाते हैं, ज़्यादातर 90 लोग रख देते हैं और एक ऑप्शन में मिल भी जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि ऑक्सैलिक एसिड कौन सा लेना है, हाइड्रेटेड या एनहाइड्रस।
तो हमने आपको बताया कि जब भी एक्वस मीडियम हो और ऑक्जेलिक एसिड आए तो ऑक्जेलिक एसिड का कौन सा फॉर्म लेना है मेरे बच्चों, हाइड्रेटेड फॉर्म। तो बस फार्मूले में वैल्यू पुट करना, ये फार्मूला यही वाला लगा लेते हैं। यहाँ पर पेंटीमोलर हो जा रहा है। अब पेंटीमोलर का मतलब मोलरिटी कितना हो जाएगा, बोलो m/5 यानी मोलरिटी कितना हो जाएगा 0.2। और यहाँ आपका दिया हुआ है, बोलो कितना मास दिया हुआ है 1.26 ग्राम, यहाँ पर ये 1000 हो जाएगा। और यहाँ आपका कितना होगा, मोलर मास कितना हुआ 126 और वॉल्यूम निकालना दैट इज बी। तो जब आप बी निकालोगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना जाएगा, ये बोलो 50 ml। इस बात का ध्यान रखना है, एकदम आसान सा सवाल। अब हम इसी फार्मूले का यूज करते हुए ये वाला सवाल भी कर लेते हैं, फटाफट देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, 1.96 ग्राम ऑफ सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन टू प्रिपेयर 0.1 मोलर ऑफ द सॉल्यूशन, देन व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपका यही है। क्या क्या दिया है भाई, यहां मोलरिटी दिया है, यहां पर आपका क्या दिया है, बोलो वॉल्यूम दिया है और डब्ल्यू ये दिया है। क्या निकालना है, बोलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करिए। यहां पर मोलरिटी कितना है, डायरेक्ट लिख देता हूं 0.1। ये कितना दिया है, बोलो डब्ल्यू ये 1.96, ये 1000 हो गया। और यहां पर मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मान ले Ma, और यहां पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, बोलो 200। अब आप इसी को सॉल्व कर लोगे, Ma बराबर कितना हो जाएगा 98, यानी सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा, बोलो 98। बोलो ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन आंसर में हो सकता है ऐसे दिया हुआ 98। बोलो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो ये AMU हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे मोलर मास पूछ लेता तो मोलर मास में क्या कहते हैं 98 ग्राम पर मोल। तो मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझते रहिए, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमने जानबूझ करके आपको ऑप्शंस दे दिए, क्योंकि आप लोग ना जल्दबाजी में रहते हो तो सवाल गलत हो जाता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से, क्या है, इन दी अबव क्वेश्चन द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन में भी। अब आप जल्दी से एक बार में बोले आंसर क्या होगा, तो हमें पता है कि 90% बच्चों का जवाब क्या आ जाएगा फर्स्ट, देखते ही खुश हो जाते, अरे 98 अभी निकाला है, और 98 हमें बचपन से याद है कि H2SO4 का मोलर मास होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब भी क्वेश्चन में नन हो, आल हो, बोथ हो, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए टिक करने के पहले। यहाँ ध्यान देना कि मे भी है, कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है H2SO4, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है H3PO4, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व्ड होगा, हो सकता है, तो आपने देख लिया कि जिसका मोलर मास 98 होगा वो हो जाएगा, तो फटाफट क्या हो जाएगा, लोग इसको लगा देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप एक देखिए कि ये H3PO4 भी है। तो यहाँ पर आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा था सल्फर का कितना है 32 है और इसका 31 है। इसका एटॉमिक मास सल्फर से एक कम है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन है। तो ओवरऑल जब इसका भी मोलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा 98 ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूट को किसके आधार पर पहचानना, मोलर मास के आधार पर पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ गलती मत कीजिएगा, ध्यान रखना, H2SO4 केवल मत लगा के आइएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये भी है, इसका भी 98 है मोलर मास और इसका भी 98 है मोलर मास। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, एक ही आंसर लगाना होता है, बोलो तो आप क्या लगा के आओगे, बोलो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इज इट क्लियर आर नॉट। यहाँ ध्यान रखना कि ये जब ओनली 1 करेक्ट आंसर हो तब, लेकिन अगर मोर देन 1 करेक्ट है तो क्या हो सकता है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि आपका क्वेश्चन किस तरीके का है। बोलो जेईई और नीट में तो सिंगल करेक्ट आंसर ही आता है, बोलो तो आपका ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करें।
ठीक है, तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। ये तो एक ही फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन हो। चलिए बच्चों, कुछ सवाल हम और देख लेते हैं बाकी फार्मूलों पर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ 3.65 ग्राम पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो हमने फार्मूला बताया था, आप उसी फार्मूले को यूज कर सकते हो। मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई MA। MA क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्यूट HCl है, अब आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया है 3.65 ग्राम पर लीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 3.65 ग्राम, 3.65, और HCl का सभी को मोलर मास मालूम है 36.5, यानी कितना हो जाएगा? 0.1 m इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ 5.3%। यहाँ पर 5.3% कर लो, 5.3% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो तो हमने फार्मूला बताया था आपको, मोलरिटी इज इक्वल टू X डैश इंटू 10 बाई क्या बोलो Ma। अब यहाँ पर Ma क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मोलर मास आपको मालूम है, इसका मोलर मास आपका है बोलो 106। नहीं मालूम है तो निकाल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना। दैट इज 5.3 इंटू क्या बोलो 10 डिवाइडेड बाई कितना बोलो 106, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 मोलर। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कमर्शियल सैंपल ऑफ H2SO4 इज लेबल्ड एज 49% W/W हैविंग SG। SG का मतलब क्या है बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1.8। देन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सैंपल ऑफ H2SO4। यहाँ पे सवाल थोड़ा समझ लो कि भाई मान लो तुम्हारे पास कोई H2SO4 का सैंपल है, उसके ऊपर एक लेबल चिपकी हुई है, उसके ऊपर क्या चिपका हुआ है? एक लेबल चिपका हुआ है, और इस लेबल पे लिखा हुआ है 49% W/W, और क्या लिखा हुआ है बोलो? SG कितना है बोलो? 1.8। अब अगर आपको मोलरिटी निकालनी है तो आपको फार्मूला हमने इसका बताया था, फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट आ जाएगा। क्या फार्मूला है? मोलारिटी इज इक्वल टू X इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाई Ma। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? 49 इंटू 1.8 इंटू 10, और H2SO4 का मोलर मास सबको मालूम है कितना होता है? 98 होता है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9.0 m। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ये था मोलरिटी। ठीक है, अब हम लोग अगले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलेंगे। चलिए बच्चों, हमारा अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मेलिटी। अब देखिए नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं। नॉर्मेलिटी की क्या डेफिनेशन है? लिख लिया जाए फटाफट। इट इज द नंबर ऑफ gram, it is the number of gram equivalent, it is the number of gram equivalent absolute dissolve in per liter
सॉल्यूशन, बिल्कुल मोलरिटी जैसा है। मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन, और नॉर्मेलिटी में क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन। अब देखिए हम कोई भी फार्मूला लिखें, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है। हमने डिटेल में आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 11th में पढ़ाया था, बोलो तो आप लोग उसको देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा। बोलो यहां पर क्या बताया था मैंने, गिवन मास, और ये मास हमेशा किस में होना चाहिए, इन ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इज इट क्लियर और नॉट। और थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये भी हमने सिखाया था। इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, बोलो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या बोलो, एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय क्या बोलो, एन फैक्टर। अब इस एन फैक्टर को हमने बहुत ही डिटेल में बताया था, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, तो आओ फटाफट हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं एन फैक्टर। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फॉर एसिड, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या था, इसको बहुत डिटेल में बताया था, और शॉर्ट में देखिएगा क्या होगा, बोलो बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन एसिड है, तो कोई भी हाइड्रोजन एसिड हो, चाहे HCl हो, HBr हो, HI हो, HF हो, उसके लिए N क्या होगा, बोलो 1 होगा। यहाँ पर ऑक्सी एसिड का क्या होता था, ऑक्सी एसिड में हमने बताया था, ज्यादातर यही पूछेगा, ऑक्सी एसिड के लिए क्या होता है, फॉर ऑक्सी एसिड N बराबर क्या बताया था मैंने, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ क्या बोलो, ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहोगे आप, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 के लिए कितना होगा, बोलो N फैक्टर 2 होगा, ये आपको मालूम है। अब कैसे 2 होगा, आप लोग स्ट्रक्चर अगर जानते हो तो भी मैं बता देता हूँ। ये SO है, S डबल बॉन्ड O, और ये OH, ये OH, ये OH और ये OH। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 ऑक्सीजन है। ऐसे ही एक आध इंपॉर्टेंट और एसिड बता देता हूँ, जैसे ये H3PO4 है। अब H3PO4 का N कितना होगा, बोलो 3 होगा। कैसे होगा जरा ध्यान देना, बहुत आसान है। यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते थे तो ऐसे बनता था ना, ये OH, यहाँ पर OH, और ये क्या बोलो, यहाँ पर OH, ये OH। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन कितने हैं, बोलो 3। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब H3PO3 में, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जल्दबाजी में 3 लिख देते हैं, बट आप देखिए यहाँ पर भी कितना है, N इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर H3PO बोलो 2 को भी हम लोग देख ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। N बराबर कितना है, बोलो 1 है। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होगा इसका, बोलो ये OH, यहाँ पर आपका क्या होगा, बोलो OH, और ये क्या बोलो H। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ। ऐसे इसमें आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा, ये आपका OH, और ये आपका क्या होगा, बोलो H, और ये क्या होगा, बोलो H। ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे, केवल कौन रिप्लेस होगा, बोलो H होगा। यहाँ पर आप बेस के लिए देखें, फॉर क्या बोलो बेस, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉर बेस के बारे में हम बता दें, N इज इक्वल टू क्या होता था, बोलो बताया था हमने,
एसिडिटी आप क्या बोलो बेस, और ये हमेशा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या बोलो OH है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं NaOH, तो NaOH के लिए कितना हो जाएगा, N = 1 हो जाएगा। बोलो अगर आप लिख रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, N = 2 हो जाएगा। बोलो अगर आप लिख रहे हो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो N बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 3 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं N फैक्टर फॉर क्या बोलो सॉल्ट। अब देखिए सॉल्ट में बहुत तरीके के सॉल्ट हमने आपको बताए थे और बहुत ज्यादा डिटेल में इसको हमने बताया था, लेकिन अभी हम शॉर्ट में सीख लेते हैं केवल नॉर्मल सॉल्ट के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉर नॉर्मल सॉल्ट, फॉर नॉर्मल सॉल्ट, यहाँ पर फॉर नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, अभी नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है बताया था मैंने तुमको। यहाँ पर N = होता है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। यहां ध्यान रखना एंड नहीं है, क्या है ये, R है। या तो टोटल पॉजिटिव बैलेंस ही लोगे या टोटल नेगेटिव बैलेंस ही लोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर NaCl के लिए क्या होगा, अब NaCl में जानते हो इस पर कितना चार्ज होता है, +1 और इस पर -1, तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, N = 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं बोलो BaSO4, बोलो BaSO4, और BaSO4 में N बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा। बोलो क्योंकि इस पर +2 हो जाएगा और इस पर भी क्या होगा, -2 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं Al2SO4 होल थ्राइस, तो Al2SO4 होल थ्राइस में टोटल पॉजिटिव बैलेंस कितना हो जाएगा, बोलो 6, क्योंकि एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है, बोलो +3 चार्ज होता है, और सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, बोलो -2 चार्ज होता है। तो एल्युमिनियम पर 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, एक सल्फेट पर -2, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। तो ये हमने बहुत डिटेल में सिखाया था। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो N फैक्टर का वीडियो देख लीजिए आप लोग 11th क्लास में, जब हमने सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अगली चीज़ों की। यहाँ पर हमने जो फार्मूला यानी जो डेफिनेशन बताई है, उससे सारा का सारा फार्मूला लिख लेते हैं नॉर्मेलिटी का। जो डेफिनेशन हमने क्लियर की है, बोलो उससे सारा का सारा फार्मूला लिख लेते हैं। अब हमारा फार्मूला क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। यहां पर हमने बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, दिस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, मेन फार्मूला यही देखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे लिख देता हूं ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इज इट क्लियर। अब फार्मूला आप वैसे बना सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या बताया था, बोलो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए से, तो WA, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट वेट हो गया और हमने EA लिख दिया। यहाँ पर फिर क्या होगा, बोलो V, और ये क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर 1000। क्यों, क्योंकि B को हमने किस में कंसीडर किया था, CC या ml में। तो हम लोग जब इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारा फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे हम लोग और देख लें जरा कि अगर और फार्मूला बताना चाहें तो अब आप जरा देखिए कि ये वाली चीज कितने के बराबर है। यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन
ग्राम, या सीधा सीधा स्ट्रेंथ ही लिख दो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर में होता ही है, डिवाइडेड बाई क्या बोलो ई। और यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज स्ट्रेंथ का भी रिलेशन बताया था। अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई V दिया है तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x डैश इंटू 10, क्योंकि x डैश क्या था, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई W दिया है क्वेश्चन के अंदर और डेंसिटी भी दिया है, तो हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, बोलो x इंटू डी इंटू 10, ये तो स्ट्रेंथ हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोलो ये हो गया। तो आप देख रहे हो कि अगर आपने जरा सा ध्यान दे दिया तो आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बस ये सारा का सारा मोलरिटी का ही फार्मूला है, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जा रहा है, मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी हो जा रही है। बोलो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जा रहा है। और यहाँ जब भी हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं तो यहाँ हम गिवन मास बाई इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं। तो जितने भी फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों में जो मोलरिटी के फार्मूले थे, जहां जहां मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था वहां वहां हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे, तो हमारा सारा का सारा फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फार्मूला अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये हम बोलो समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लो फिर वही चीज, जैसे यहाँ पर हमने मोलरिटी की बात बताई थी, अगर कहीं पर n सोल्यूशन लिखा है तो n का मतलब क्या होगा, इसको क्या पढ़ोगे, यहाँ पर आप देखें कि n इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको क्या पढ़ोगे, इसको वन नॉर्मल सोल्यूशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, वन नॉर्मल सोल्यूशन, वन नॉर्मल सोल्यूशन। और वन नॉर्मल सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी, ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, जो नॉर्मेलिटी होगी वो कितना होगा, बोलो 1 होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आपका लिखा हुआ है कैपिटल N बाई क्या बोलो 2, तो क्या पढ़ोगे, बोलो सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। और सेमी नॉर्मल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे हो जाएगी, बोलो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या बोलो 0.5। ये सब छोटी छोटी बातें मिस करोगे तो सवाल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर क्या होगा, n/5 अगर कहते हो तो n/5 का मतलब क्या हुआ, बोलो पेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। और पेंटी नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब नॉर्मेलिटी ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, बोलो 0.2। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 5n, तो 5n का मतलब क्या हुआ, बोलो पेंटा नॉर्मल सोल्यूशन। और नॉर्मेलिटी क्या हो गया बच्चों, बोलो 5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से n/10 कर दो। अगर ये n/10 है तो क्या हो जाएगा, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। और नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना 0.1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है बोलो 100, तो n/100 का मतलब क्या हुआ, बोलो सेंटी। ये सब प्रीफिक्सेस आपको याद रखने। बोलो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 0.01 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं n/1000, तो यहाँ पर n/1000 का मतलब क्या हुआ, बोलो मिली नॉर्मल सोल्यूशन। और मिली नॉर्मल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितना होगा, 0.001। तो यहाँ पर आप इसको देख लोगे। और अब हम लोगों को इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेना। चलिए फटाफट इन सवालों को देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने जानबूझ करके ये सारे सवाल बिल्कुल वैसे ही दिए हैं जैसे हमने मोलरिटी में दिया था, ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। और यहाँ पर जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके पास कैसे भी सवाल आ जाए आप उनको कर लोगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। 4 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in 1250 ml of the aqueous solution. Then calculate the normality of the solution. अब सभी को नॉर्मेलिटी का फार्मूला पता है। दिस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू V
इंटू 1000। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है इक्विवेलेंट वेट। तो अब आप जानते हो कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना है NaOH का, तो इसका मोलर मास कितना हुआ बोलो 40, और यहाँ पर बेसिसिटी कितना है 1, यानी 40 ही होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यानी यहाँ पर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इसका n फैक्टर कितना है 1 है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, दैट इज 4, और यहाँ पर 1000, और इक्विवेलेंट वेट भी 40 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1250। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.008, और यहाँ पर क्या होगा n। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट वेट ऑफ Na2CO3 is to be dissolved in 200 ml of the aqueous solution। aqueous solution, स्पेलिंग गलत लिख गई, aqueous solution in order to obtain डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना है, यहाँ पर हमने इसका वेट निकालना है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट पहले से निकाल लें। और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बोलो, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर यहाँ पर कितना आ रहा है बोलो 2। क्यों? क्योंकि ये साल्ट है, और टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव बैलेंस कितनी है बोलो 2 है। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट पहले से निकाल लो। अब मोलर मास हमें पता है 106 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका 53। तो ये अगर आपका अच्छे से निकल गया तो नॉर्मेलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप देखें कि व्हाट वेट यहाँ पर ये निकालना, तो यही फार्मूला लग जाएगा। अब ये डेसी नॉर्मल सोल्यूशन है, तो ये कितना होगा 0.1, और ये W ये निकालना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, और यहाँ पर 200 ml है बोलो। अच्छा, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इसका कितना है बोलो 53, और ये वॉल्यूम कितना है बोलो 200 ml। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर WA कितना आ जाएगा, दिस WA इज इक्वल टू 1.06 ग्राम। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इस सवाल को भी हम लोग कर लेते हैं। in what volume of aqueous solution 1.26 gram of oxalic acid is to be dissolved in order to obtain 20 normal solution। अब यहाँ पर फिर से समझ लेना कि यहाँ अगर इक्विवेलेंट वेट में दिक्कत हो गई तो प्रॉब्लम हो गई। सबसे तो पहले ये समझ लो कि कौन सा ऑक्जेलिक एसिड लोगे बोलो, एनहाइड्रस या हाइड्रस या हाइड्रेटेड। तो ये एक्वस सोल्यूशन है तो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड होगा, यानी कौन सा ऑक्जेलिक एसिड होगा, ये वाला ऑक्जेलिक एसिड लिया जाएगा। और अगर ये वाला ऑक्जेलिक एसिड ले लिया गया तो मोलर मास आप जानते हो इसका कितना होगा बोलो 126 है, और इसका n फैक्टर कितना होगा बोलो 2 है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आप सभी को मालूम है 126 बाई क्या बोलो 2, और ये हो जाएगा 63। और अगर आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉर्मेलिटी के फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन ऑब्टेन टू पेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। अब पेंटी नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.2। तो नॉर्मेलिटी यहाँ पर कितना रखोगे 0.2, और यहाँ वेट कितना दिया है 1.26 इंटू कितना हो जाएगा बोलो 1000 बोलो, और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इसका कितना है बोलो 63, और ये आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो B। अब जब हम वॉल्यूम B की बात करेंगे तो B कितना हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ पर बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर दिस B इज इक्वल टू, यहाँ पर B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 ml। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस B इज इक्वल टू क्या होगा बोलो 100 ml। बहुत आसानी से निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें फटाफट। 1.96 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 400 ml of the aqueous solution, then normality of solution was found to be 0.1 normal, then what will be the equivalent weight of solute। कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले का यूज करना है। यहाँ पर आपका नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 0.1, और यहाँ पर मास दिया हुआ है 1.96, और ये 1000, और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, एंड इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का हो जाएगा। और यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्यूट है, यानी यहाँ पर फोर्थ सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है 400। और जब इसको हम लोग निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका बोलो 49।
आई थिंक आप लोग कर सकते हो। इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा बोलो 49। अब यहाँ पर वैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्टिव दिया है, देखिएगा ध्यान से। इन दी एबव क्वेश्चन द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड में बी, कौन सा सॉल्यूट हो सकता है भाई जिसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बोलो 49 होगा। तो अब आप इक्विवेलेंट क्या होता है बोलो मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो इसका भी मोलर मास 198 है बोलो, और इसका भी मोलर मास कितना बोलो, इसका भी मोलर मास कितना है 98 है, और इसका भी मोलर मास कितना है बोलो 98 है। दोनों का मोलर मास कितना है 98 है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट दोनों का सेम नहीं होगा, ध्यान रखना। यहां पर अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो 98/2 यानी ये 49 आ जाएगा, लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट 49 नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, इसका 49 बोलो, यहाँ पर ये n फैक्टर कितना होगा इसका 3 है, तो इसका 49 से क्या होगा बोलो कम आएगा। तो यहाँ आप बोथ नहीं लगाना, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सा आंसर होगा बोलो फर्स्ट होगा। आई थिंक आप लोग इन सवालों को समझ गए होंगे। कुछ और फार्मूलों के सवाल हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों, नॉर्मेलिटी के हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट विल बी दी नॉर्मेलिटी ऑफ 5.3 ग्राम पर लीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2CO3। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, और आपको हमने बताया हुआ है बोलो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला पता है, फटाफट कर दो। ये सब प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ कि फार्मूलों की प्रैक्टिस हो जाए। बाकी अच्छे सवाल अभी बाद में आएंगे, आपको अच्छे सवालों की टेंशन नहीं लेनी। हम लास्ट में जब पूरा टॉपिक खत्म होगा, कंसंट्रेशन टर्म खत्म होगा, तब हम कंसंट्रेशन टर्म पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे। तो व्हाट विल बी दी नॉर्मेलिटी ऑफ 5.3 ग्राम पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। क्या होगा नॉर्मेलिटी? बहुत आसान है। यहाँ पर क्या होता था, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलो डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो इक्विवेलेंट वेट आपने कई सवालों में निकाला है, इसका इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होगा बोलो 53 होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट कर देना। बोलो यहाँ पर 5.3 और यहाँ क्या होगा बोलो 53, और यहाँ सीधा सीधा आंसर क्या होगा 0.1। हम ये सारे सवाल केवल फार्मूलों को समझाने के लिए कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ 3.65% W/B एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। यहाँ पर भी वही कहानी है बोलो नॉर्मेलिटी क्या था बोलो इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम दिया। क्या फार्मूला होता था, x × 10 डिवाइडेड बाई क्या बोलो EA। अब ये तुमको पता है कि भाई यहाँ पर HCl है और इसका n फैक्टर कितना है बोलो 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट उतना ही होगा जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देना और कुछ नहीं करना। 3.65 × 10 डिवाइडेड बाई कितना 36.5। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.n आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये वाला भी सवाल देख लें। देखिए ये वैसे ही सवाल है जो हमने मोलरिटी में करवाया था। ये कमर्शियल सैंपल ऑफ H2SO4 इज लेबल्ड एज 49% W/W हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1.8। देन व्हाट विल बी दी नॉर्मेलिटी ऑफ सैंपल। तो फिर यहाँ पर नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपको आता है, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को देखते देखते ही याद हो जाए। क्या होगा बोलो x × d × 10 डिवाइडेड बाई EA। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर EA का ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बोलो मोलर या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 और n फैक्टर बता चुका हूँ 2। तो यहाँ गलती मत करना। अब यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर परसेंटेज W/W दिया है तो ये 49 हो जाएगा, ये 1.8 हो जाएगा, ये 10 एंड डिवाइडेड बाई कितना बोलो 49। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा 18n। तो मेरे बच्चों ये था बोलो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी तक का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे, आज हम यहीं तक देखेंगे और अगले लेक्चर में हम मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन और कुछ जो बचे हुए इंटर रिलेशन है कंसंट्रेशन टर्म के उनको भी करेंगे। और कंसंट्रेशन टर्म्स पर बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली अभी तक हमने जितनी बातें बताई है ना वो सारी की सारी बातें तो हर जगह मिल जाती,
लेकिन हमारा अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मिस नहीं करेंगे आप। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।